नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे। आप सबको आज के लेक्चर में राजनीतिक दल इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। हम सभी जानते हैं भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, अर्थात जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। हम सभी एक शब्द से भली भांति परिचित हैं, चुनाव। अगर हम चुनाव के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हमें पता चलेगा दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या फिर अपनी इच्छाओं के मध्य में जब हम किसी एक सर्वश्रेष्ठ अभीष्ट इच्छा व्यक्ति वस्तु का चुनाव करते हैं, उनमें से किसी एक को चुनते हैं, तो उस प्रक्रिया को चुनाव कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जनता के शासन को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए लोकतंत्र की आत्मा के रूप में चुनाव से हम सभी परिचित हैं। 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के सभी भारत के स्वस्थ नागरिक जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उन सभी को भारत में अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने की स्वतंत्रता और अधिकार भारत के संविधान ने प्रदान किए हैं। जिस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा है चुनाव, ठीक उसी प्रकार से चुनाव के लिए आवश्यक है राजनीतिक दल। अर्थात चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तभी पूरी होगी जब राजनीतिक दल होंगे, क्योंकि चुनाव में अगर हमारे सामने विकल्प नहीं होंगे तो हम किसको चुनेंगे। और राजनीतिक दल चुनाव को पूर्ण करने के लिए हमें विकल्प उपलब्ध कराते हैं। तो परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक दल की परिभाषा होती है लोगों के ऐसे संगठित समूह जो एक निश्चित विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाने के उद्देश्य से काम करते हैं। ऐसे लोगों के संगठित समूह राजनीतिक दल कहलाते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, एक समान विचारधारा के आधार पर लोगों के ऐसे संगठित समूह जो सरकार बनाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ने का काम करते हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। इसी परिभाषा के आधार पर हम राजनीतिक दलों की बहुत सारी विशेषताओं को समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, लोगों का संगठित समूह। किसी भी राजनीतिक दल में लोगों का संगठित समूह आवश्यक होता है। कोई एक व्यक्ति दल नहीं हो सकता। निश्चित विचारधारा, हर राजनीतिक दल में कुछ मूल्य और विचारधाराएं होती हैं। उन विचारधाराओं के आधार पर वह समाज के बीच में जाकर अपने लिए समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं, जो उनकी मूल विचारधारा या मूल प्रेरक तत्व भी कहे जाते हैं। आज हम बात करेंगे राजनीतिक दल की परिभाषा के बाद भारतीय लोकतंत्र में या भारतीय परिवेश में राजनीतिक दल किस प्रकार प्रभावी है। तो उसके लिए हमें जानना आवश्यक है राजनीतिक दल के काम क्या क्या है। राजनीतिक दल के काम, सबसे पहले काम की हम बात करेंगे तो सबसे पहला काम तो है चुनाव लड़ना। दूसरा जनमत निर्माण। तीसरा सरकार बनाना। चौथा विपक्ष की भूमिका। पांचवा कानून निर्माण।
राजनीतिक दलों के कार्य की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा चुनाव, और चुनाव में प्राण सत्ता के रूप में काम करते हैं राजनीतिक दल। इन्हीं राजनीतिक दलों के काम की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक दलों के काम में सबसे पहला काम आता है चुनाव लड़ना। मैंने आपसे कहा, कोई भी सरकार कितनी भी लोकप्रिय क्यों ना हो, हर 5 वर्ष बाद, जो एक निश्चित नियमित समयांतराल है, और सामान्य स्थिति में हर 5 वर्ष बाद स्थानीय स्तर पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हमारे देश के अंदर होते ही हैं। चुनाव कितनी भी लोकप्रिय सरकार होने की स्थिति में हर 5 वर्ष बाद इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जनता का जनादेश लोकतंत्र में सर्वोपरि और सर्वमान्य होता है, और कोई भी सरकार अपनी लोकप्रियता की आड़ में निरंकुश ना हो जाए, इसलिए चुनाव आवश्यक होते हैं। और इस चुनाव में जनता को विकल्प उपलब्ध कराने का काम राजनीतिक दल करते हैं, अर्थात राजनीतिक दलों का सबसे प्रमुख काम है चुनाव लड़ना। दूसरी बात, जनमत निर्माण। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हर राजनीतिक दल की एक निश्चित विचारधारा होती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से आप अपनी पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक राजनीतिक दल का एक मुख्य प्रेरक तत्व मिलेगा। हम जैसे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक तत्व है। अंत्योदय का सिद्धांत, समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, एक देश एक विधान, एक निशान, ऐसे मुख्य तत्व भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक तत्व हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता, सभी वर्गों की बराबरी, भेदभाव मुक्त समाज की बात करती है। समाजवादी पार्टी समाजवाद के दर्शन पर चलती है। बहुजन समाज पार्टी सरकार की योजनाओं में अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित लोगों की सहभागिता के लिए काम करने का काम करती है। इस प्रकार से देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उन सबके अपने अपने निश्चित मूल विचार तत्व हैं, जो उनकी विचारधारा कहे जाते हैं। ये सभी राजनीतिक दल समय समय पर, और खास करके चुनाव के समय अथवा सरकार के विरोध या समर्थन में, अपनी विचारधारा के आधार पर जनता तक जाते हैं, और जनता तक जाने के बाद जनमत निर्माण का काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही हमें एक बात और समझनी चाहिए, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी। जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और संविधान की व्यवस्था के अनुसार जनता की सेवा करना, जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, जनता अगर किसी कारणवश अन्याय का शिकार हो रही है तो उसको न्याय दिलाने का सच्चा प्रयास करना, ये एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है। जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि तक जनता का पहुंचना एक आसान प्रक्रिया है, एक प्रशासनिक अधिकारी की अपेक्षा। इसलिए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जनता के लिए और अधिक सुलभ माने जाते हैं। तीसरी बात, सरकार बनाना। चुनाव होगा, एक राजनीतिक दल जीतेगा, जो जीतेगा वो संविधान के अनुसार सरकार बनाने का काम करेगा, और सरकार बनाने के बाद जनहित के जो वादे उसने चुनाव में किए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार बनाने के बाद वो काम करेगा। चौथा, विपक्ष की भूमिका। जो राजनीतिक दल हारते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और एक सजग विपक्ष का काम यह होता है कि वह सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों में अगर कहीं भी जनहित की अनदेखी हो रही है तो वो सड़क से लेकर सदन तक जन समर्थन के माध्यम से सरकार को यह ध्यान दिलाए कि उसका काम जनहित में काम करना है, न कि सत्ता का दुरुपयोग करना। कानून निर्माण। आप सभी जानते हैं हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के मंदिर के रूप में संसद और विभिन्न राज्यों में काम करती है। संसद हो या विधानसभा हो, संविधान ने इनमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को कानून बनाने की शक्ति दी हुई है। दलों के निर्देश के आधार पर जो जनप्रतिनिधि
जिस दल के सदस्य होते हैं और विधानसभा लोकसभा में हमारे मत के द्वारा चुनकर जाते हैं, वो अपने अपने दलों के निर्देश के आधार पर कानून निर्माण का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार से राजनीतिक दल के ये प्रमुख 5 काम हैं और इसमें मैंने एक महत्वपूर्ण बात आपको बीच में बताई जो आप सभी को ध्यान रखनी है। राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों की अपेक्षा अधिक सुलभ होते हैं, क्योंकि जनता उनको अपने मत के आधार पर जनप्रतिनिधि बनाकर शक्ति संपन्न बनाती है और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की यही मुख्य भूमिका भी मानी जाती है कि वह जनहित का प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान रखे, जनहित का संरक्षण करे, जनहित का संवर्धन करे। राजनीतिक दलों के काम में चुनाव लड़ना, जनमत निर्माण, सरकार बनाना, विपक्ष की भूमिका, कानून निर्माण, ये प्रमुख है। इसके बाद हम बात करते हैं दलीय प्रणाली की। जब हम दलीय प्रणाली की बात करेंगे तो हमारे समझ में कुछ प्रमुख दलीय प्रणालियां आएंगी। प्रमुख दलीय प्रणालियों में एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। दलीय प्रणाली में सबसे पहले बात करते हैं एक दलीय प्रणाली। चीन इसका प्रमुख उदाहरण है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार बना सकती है। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता अन्य दलों को दी गई है, लेकिन वो केवल नाम की स्वतंत्रता है, क्योंकि वहां यह कानून है कि सरकार बनाने का अधिकार केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रहेंगे, यह चीन की संसद ने एक कानून पास भी कर दिया है। अर्थात वे देश जिनमें केवल एक राजनीतिक दल ही अस्तित्व में होता है, वो एक दलीय प्रणाली वाले देश कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली का अर्थ है ऐसे देश जिनमें केवल 2 राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, राजनीतिक तौर पर सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वे देश द्विदलीय प्रणाली वाले देश कहलाते हैं। द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में अमेरिका एक प्रमुख उदाहरण है। बहुदलीय प्रणाली अर्थात जहां 2 से अधिक दल होते हैं, वे देश बहुदलीय प्रणाली वाले देश कहलाते हैं। जैसे हमारा देश भारत, यहां विभिन्न क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ये बहुदलीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जब हम बात करते हैं बहुदलीय प्रणाली और अपने देश भारत की, तो 2 शब्द अभी हमने ध्यान से सुने होंगे, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बीच में एक अंतर है जिसको हम ध्यान से समझ लें। राष्ट्रीय दल वह दल जो देश में हुए लोकसभा चुनाव या किन्हीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करता है, वह दल राष्ट्रीय दल कहलाता है। अभी देश में प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, यह आप सभी ढूंढने का प्रयास कीजिए। वहीं क्षेत्रीय दल वह दल जो किसी भी राज्य विधानसभा चुनाव में
कुल पड़े वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करता है और 2 सीटों पर अपनी विजय सुनिश्चित कर पाता है, वह दल क्षेत्रीय दल कहलाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में भारत में जो बहुत सारे दल हैं वो विभाजित किए गए हैं। अब हम आगे बात करेंगे राजनीतिक दलों की चुनौतियां। राजनीतिक दलों की चुनौतियों की जब हम बात करेंगे राजनीतिक दलों की चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती आती है वंशवाद की चुनौती। दूसरी चुनौती आती है अपराधी तत्वों की वृद्धि। तीसरी चुनौती आती है विचारधारा में व्यापक अंतर का अभाव। इन 3 प्रमुख चुनौतियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दलों की चुनौतियों में पहली चुनौती है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती का अर्थ क्या है? वंशवाद की चुनौती का अर्थ यह है, राजनीतिक दल में जब कोई एक नेता या परिवार बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है तो वह उस राजनीतिक दल को अपनी पैतृक संपत्ति मानने लगता है। उस दल में चाहे सर्वोच्च पद हो या फिर उस राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अवसर मिले तो सरकार का कंट्रोल या सरकार का नेतृत्व बिना किसी योग्यता के आधार पर जब केवल एक परिवार तक सीमित हो जाए तब राजनीतिक दल प्रमुख रूप से वंशवाद की चुनौती से ग्रसित माने जाते हैं। हम सभी ऐसे बहुत सारे उदाहरणों से परिचित हैं। आप सभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ जब वंशवाद और राजनीतिक दलों की अंतर संबंध की चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से राजनीतिक दल वंशवाद की समस्या से पीड़ित हैं। दूसरा, अपराधी तत्वों की वृद्धि। जैसा कि देखा गया है, चुनाव में राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने में कोई भी संकोच नहीं दिखाते हैं, जिस कारण से स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में जनप्रतिनिधि बनने से रह जाते हैं और अपराधी तत्वों की बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठ हो जाती है। तीसरा, विचारधारा में व्यापक अंतर का अभाव। राजनीतिक दल प्रमुख रूप से सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास और प्रयत्न करते हैं, जिससे उनकी विचारधारा में किसी व्यापक अंतर को देखा नहीं जा सकता। अर्थात कल तक एक नेता जो किसी दूसरे राजनीतिक दल में था आज किसी दूसरे राजनीतिक दल को चुनाव जीतने की स्थिति में देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे बहुत जल्दी दूसरे जीतने वाले राजनीतिक दल में आने का प्रयास करता है और वहां भी टिकट पाकर जनप्रतिनिधि हो जाता है, जिससे विचार व्यापक अंतर का अभाव देखा गया। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने भारत में लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया चुनाव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के बारे में अध्ययन किया। राजनीतिक दल होते क्या हैं, राजनीतिक दलों के काम क्या हैं, विभिन्न देशों ने किस प्रकार की दलीय प्रणालियों को अपनाया है, भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है, उसमें राष्ट्रीय दल
और क्षेत्रीय दल क्या होते हैं उसकी परिभाषा की चर्चा हमने की। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के नाम आप सभी जरूर खोजिएगा। उसके बाद हमने राजनीतिक दलों की प्रमुख 3 चुनौतियों के बारे में चर्चा की। आपकी यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।